प्रश्न नंबर 1। मानव श्वसन तंत्र में गैस विनिमय मुख्य रूप से कहाँ होता है? ऑप्शन ए ट्रैकिया में, ऑप्शन बी ब्रोंकाई में, ऑप्शन सी एल्वियोली में, ऑप्शन डी फेफड़ों की नलिकाओं में। सही उत्तर है ऑप्शन सी एल्वियोली में। थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। एल्वियोली मानव श्वसन तंत्र के फेफड़ों में स्थित छोटी छोटी थैलियां हैं जहां ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है। ये पतली दीवारों वाली होती हैं जो कैपिलरीज से घिरी रहती हैं। श्वास लेने पर ऑक्सीजन एल्वियोली से रक्त में प्रवेश करती है और हीमोग्लोबिन से बंधती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से एल्वियोली में आकर श्वास छोड़ने पर बाहर निकलती है। ये प्रक्रिया डिफ्यूजन पर आधारित है, जहां गैसें उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रवाहित होती हैं। एल्वियोली की सतह क्षेत्रफल लगभग 70 वर्ग मीटर होता है, जो कुशल गैस विनिमय सुनिश्चित करता है। यदि एल्वियोली क्षतिग्रस्त हों, जैसी एम्फीसेमा में, तो श्वसन दक्षता कम हो जाती है। ये तंत्र जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा उत्पादन में सहायक है। प्रश्न नंबर 2। श्वास लेने की प्रक्रिया में डायाफ्राम की क्या भूमिका है? ऑप्शन ए गैस विनिमय करना, ऑप्शन बी वायु का मार्ग प्रदान करना, ऑप्शन सी छाती की गुहा को बड़ा करना, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। सही उत्तर है ऑप्शन सी छाती की गुहा को बड़ा करना। थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। डायाफ्राम एक पेशीय झिल्ली है जो छाती और उदर गुहा को अलग करती है। श्वास लेने यानी इन्हेलेशन के दौरान डायाफ्राम संकुचित होकर नीचे की ओर खिंचता है, जिससे छाती की गुहा का आयतन बढ़ जाता है। इससे फेफड़ों में दबाव कम हो जाता है और बाहरी वायु अंदर प्रवेश करती है। श्वास छोड़ने यानी एक्सहेलेशन में डायाफ्राम आराम की स्थिति में आता है, गुहा छोटी होती है और वायु बाहर निकलती है। ये प्रक्रिया मेडुला ओब्लोंगेटा द्वारा नियंत्रित होती है। इंटरकोस्टल मांसपेशियां भी सहायता करती हैं। यदि डायाफ्राम कमजोर हो, जैसे हिचकी या पक्षाघात में, तो श्वसन प्रभावित होता है। ये तंत्र ऑक्सीजन की आपूर्ति और CO2 निकासी के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 3। मानव फेफड़ों में कितने लोब होते हैं? ऑप्शन ए दाएं में 2, बाएं में 3, ऑप्शन बी दाएं में 3, बाएं में 2, ऑप्शन सी दोनों में 3, ऑप्शन डी दोनों में 4। सही उत्तर है ऑप्शन बी दाएं में 3, बाएं में 2। थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। मानव फेफड़े असममित होते हैं। दायां फेफड़ा 3 लोबों में ऊपरी, मध्य, निचला में विभाजित होता है, जबकि बायां फेफड़ा 2 लोबों ऊपरी, निचला में, क्योंकि हृदय की स्थिति के कारण स्थान कम होता है। प्रत्येक लोब ब्रोंकियोलाइस और एल्वियोली से युक्त होता है। दायां फेफड़ा बड़ा और भारी होता है। ये संरचना कुशल वायु वितरण सुनिश्चित करती है। फेफड़ों की सतह पर प्लूरा नामक दोहरी झिल्ली होती है जो चिकनाई प्रदान करती है। यदि लोब क्षतिग्रस्त हों, जैसे निमोनिया में, तो श्वसन क्षमता प्रभावित होती है। ये विभाजन संक्रमण को सीमित रखने में मदद करता है और शल्य चिकित्सा में उपयोगी है। प्रश्न नंबर 4। श्वसन तंत्र में ट्रैकिया की मुख्य भूमिका क्या है? ऑप्शन ए गैस विनिमय, ऑप्शन बी वायु का मार्ग प्रदान करना, ऑप्शन सी ऑक्सीजन का परिवहन, ऑप्शन डी CO2 का संग्रह। सही उत्तर है ऑप्शन बी वायु का मार्ग प्रदान करना। थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। ट्रैकिया या श्वास नली नाक और फेफड़ों के बीच वायु का मुख्य मार्ग है। ये लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है और C आकार की कार्टिलेज रिंग से मजबूत होती है, जो इसे खुला रखती है। ट्रैकिया ब्रोंकाई में विभाजित होती है। इसमें सीलिया और म्यूकस होते हैं जो धूल और कण को फंसाते और बाहर निकालते हैं। ये वायु को गर्म, नम और फिल्टर करती है। यदि ट्रैकिया अवरुद्ध हो, जैसे एस्पिरेशन में, तो श्वसन संकट उत्पन्न होता है। ट्रैकिया की संरचना ईसोफेगस के साथ समन्वयित होती है, जो निगलने के दौरान एपिग्लॉटिस द्वारा बंद होती है। ये तंत्र संक्रमण से बचाव और कुशल श्वसन के लिए आवश्यक है। प्रश्न नंबर 5।
हीमोग्लोबिन मुख्य रूप से किस गैस से बंधता है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। सही उत्तर है ऑप्शन सी ऑक्सीजन। थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला प्रोटीन है जो मुख्य रूप से ऑक्सीजन से बंधकर ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाता है। प्रत्येक हीमोग्लोबिन अणु 4 ऑक्सीजन अणु बंध सकता है। फेफड़ों में उच्च ऑक्सीजन दबाव पर बंधन होता है, जबकि ऊतकों में निम्न दबाव पर ऑक्सीजन मुक्त होती है। ये बोहर प्रभाव द्वारा नियंत्रित होता है, जहां CO2 और pH ऑक्सीजन रिलीज को प्रभावित करते हैं। हीमोग्लोबिन CO2 का भी 20% परिवहन करता है। यदि हीमोग्लोबिन कम हो, जैसे अनीमिया में, तो ऑक्सीजन आपूर्ति प्रभावित होती है। ये तंत्र सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए आवश्यक ATP उत्पादन सुनिश्चित करता है। प्रश्न नंबर 6, श्वास छोड़ने की प्रक्रिया मुख्य रूप से किस प्रकार की होती है? ऑप्शन ए सक्रिय, ऑप्शन बी निष्क्रिय, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी निष्क्रिय। थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। श्वास छोड़ना या एक्सहेलेशन सामान्यतः निष्क्रिय प्रक्रिया है, जहां डायफ्राम और इंटरकोस्टल मांसपेशियां आराम करती हैं, छाती की गुहा छोटी होती है और फेफड़ों की लोचकता से वायु बाहर निकलती है। इसमें ऊर्जा की कम खपत होती है। व्यायाम या प्रयासपूर्ण श्वास में ये सक्रिय हो सकती है, जहां एब्डोमिनल मांसपेशियां सहायता करती हैं। ये बॉयल के नियम पर आधारित है, जहां आयतन घटने से दबाव बढ़ता है। यदि निष्क्रिय श्वसन बाधित हो, जैसे अस्थमा में, तो श्वसन कठिन होता है। ये तंत्र CO2 निकासी और pH संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 7, मानव श्वसन दर सामान्यतः प्रति मिनट कितनी होती है? ऑप्शन ए 6 से 8, ऑप्शन बी 12 से 20, ऑप्शन सी 25 से 30, ऑप्शन डी 40 से 50। सही उत्तर है ऑप्शन बी 12 से 20। थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। वयस्क मानव की सामान्य श्वसन दर 12 से 20 श्वास प्रति मिनट होती है, जो मेडुला ओब्लोंगेटा और पोन्स में स्थित श्वसन केंद्र द्वारा नियंत्रित होती है। ये दर रक्त में CO2 स्तर, pH और ऑक्सीजन पर निर्भर होती है। व्यायाम, तनाव या बीमारी में ये बढ़ सकती है, जैसे टैकिप्निया, जबकि आराम में कम, जैसे ब्रेडिप्निया। श्वसन केंद्र कीमो रिसेप्टर से सिग्नल प्राप्त करता है। यदि दर असामान्य हो, जैसे फीवर में, तो ये हाइपरवेंटिलेशन का कारण बन सकती है। ये दर ऑक्सीजन आपूर्ति और मेटाबॉलिज्म संतुलन के लिए आवश्यक है, जो जीवन की निरंतरता सुनिश्चित करता है। प्रश्न नंबर 8, एपिग्लोटिस की मुख्य भूमिका क्या है? ऑप्शन ए बायोफिल्टर करना, ऑप्शन बी निगलने के दौरान ट्रैकिया को बंद करना, ऑप्शन सी गैस विनिमय, ऑप्शन डी ध्वनि उत्पादन। सही उत्तर है ऑप्शन बी निगलने के दौरान ट्रैकिया को बंद करना। थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। एपिग्लोटिस एक कार्टिलेज फ्लैप है जो लैरिंक्स के ऊपर स्थित होता है। निगलने के दौरान ये ट्रैकिया के प्रवेश द्वार को बंद करता है, ताकि भोजन या तरल ईसोफेगस में जाए, न कि फेफड़ों में। ये रिफ्लेक्स एक्शन है जो एस्पिरेशन से बचाता है। श्वास के दौरान ये खुला रहता है। यदि एपिग्लोटिस सूजन से प्रभावित हो तो श्वसन बाधित हो सकता है। ये संरचना श्वसन और पाचन तंत्र के समन्वय के लिए महत्वपूर्ण है, जो संक्रमण और चोकिंग से प्रदान करती है। लैरिंग्स के साथ मिलकर ये वोकल कॉर्ड्स की रक्षा भी करती है। प्रश्न नंबर 9, कार्बन डाइऑक्साइड का मुख्य परिवहन रक्त में कैसे होता है? ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन से बंधकर, ऑप्शन बी प्लाज्मा में घुलकर, ऑप्शन सी बाइकार्बोनेट आयन के रूप में, ऑप्शन डी ऑक्सीजन के साथ मिश्रित। सही उत्तर है ऑप्शन सी बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 70% परिवहन बाइकार्बोनेट आयन HCO3 के रूप में होता है। ऊतकों में CO2 रक्त में प्रवेश कर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम द्वारा कार्बोनिक एसिड H2CO3 में बदलता है, जो H+ और HCO3 में विघटित होता है। HCO3 प्लाज्मा में जाता है, जबकि H+ हीमोग्लोबिन से बंधता है। फेफड़ों में विपरीत प्रक्रिया से CO2 मुक्त होता है।
20% CO2 कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनाता है और 10% घुला रहता है। ये तंत्र पीएच संतुलन बनाए रखता है। यदि असंतुलन हो, जैसे एसिडोसिस में, तो श्वसन प्रभावित होता है। ये प्रक्रिया मेटाबॉलिक वेस्ट निकासी के लिए आवश्यक है। प्रश्न नंबर 10। प्लूरा क्या है और इसकी भूमिका क्या है? ऑप्शन ए, फेफड़ों की आंतरिक परत, गैस विनिमय। ऑप्शन बी, फेफड़ों की बाहरी महेंद्री, चिकनाई प्रदान करना। ऑप्शन सी, ट्रैकिया की दीवार, मजबूती। ऑप्शन डी, एल्वियोली की कोशिकाएं, फिल्टरिंग। सही उत्तर है ऑप्शन बी, फेफड़ों की बाहरी झिल्ली, चिकनाई प्रदान करना। थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। प्लूरा दोहरी झिल्ली है। विसरल प्लूरा फेफड़ों को ढकती है और पेराइटल प्लूरा छाती की दीवार से जुड़ी होती है। इनके बीच प्लूरल फ्लूइड होता है जो चिकनाई प्रदान करता है और श्वास के दौरान घर्षण कम करता है। ये